वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान नयन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फ्रीडम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। जैसा भी लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। एंड बिना किसी देर के आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आवाज़ से। जो विंग की आवाज़ है, फिर हमें विंग को दिखाया भी जाता है जिस आवाज़ में वो कह रहा था। पता है, लोगों को यह लगता है कि जो भी वो करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति करता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता है, बल्कि लोगों के द्वारा करता है, लोगों के ज़रिए करता है। जो लोग उसे बोलते हैं वो करता है। अब एक बच्चा है, उसे बचपन से जो सिखाया जाता है वो वही काम करता है। उसी हिसाब से वो उसकी पर्सनालिटी ढलती है, वो वही काम करता है, वैसा ही सोचता है जैसा उसके आसपास के लोग होते हैं, जैसा उसके आसपास के लोग उसे सोचने के लिए कहते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। वैसे ही कोई भी एक चीज़ है, चाहे व्यवहार करना ही क्यों ना हो, बिहेव करना क्यों ना हो, चाहे किसी के साथ भी। फॉर एन एग्जाम्पल, पेरेंट्स हमें अपने साथ बिहेव करना सिखा देते हैं। मॉम बोलती है डैड के साथ ऐसा मत बोलो, उनके साथ ऐसा बिहेव करो, वैसा बिहेव करो। डैड भी वही सिखाते हैं कि मॉम के साथ ऐसे बात मत करो, ऐसे बिहेव मत करो, वैसे बिहेव मत करो। ब्रदर सिस्टर अपने हिसाब से हमें चीज़ें सिखा देते हैं। और सोसाइटी हमें बता ही देती है कि उन रिश्तों को जिन्हें हमने खुद नहीं बनाया है उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। पर जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं उनका क्या, उनके बारे में कोई हमें कुछ भी नहीं सिखाता है, कुछ भी नहीं बताता है। जैसे एक बच्चा जो दोस्त बनाता है, तो दोस्ती कैसे निभाई जानी चाहिए, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, कहाँ तक उनकी बाउंड्रीज होनी चाहिए और कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितना कंफर्ट वहाँ होना चाहिए, नहीं बताया जाता। वैसे अगर कोई किसी के प्यार में भी है तो वहाँ भी जिम्मेदारियाँ आती हैं। और अगर जो इंसान जिम्मेदारियों से भागना चाहता है उसे दोस्त और प्यार दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें जिम्मेदारियाँ आती हैं। खून के रिश्ते कहीं नहीं जाते, वो लौट आते हैं, पर ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं और इन्हें सीखना भी पड़ता है। हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ बच्चा पेट से सीख कर नहीं आता। खाना भी हम सीखते हैं, बात करना भी हम सीखते हैं, चलना भी हम सीखते हैं। तो किसने कह दिया कि हमें रिश्ते निभाना पहले से आता होता है? जैसे देखो आजकल की सोसाइटी में क्या होता है, शादी करा दी, अब तो अपना राज है भाई, अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है ये इंसान वो अच्छे से जानता होगा। पर कैसे जानता होगा? वो पहले किसी रिलेशनशिप में था क्या? और था भी तो क्या वहाँ उसे सिखाया गया था क्या? नहीं ना। चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। क्या उसने किताबें पढ़ी? क्या उसने कोई कोर्स लिया? क्या किसी कंसल्टेंट से उसने कंसल्ट लिया कि कैसे रिलेशनशिप चलाए जाते हैं, कैसे दोस्ती निभाई जाती है? नहीं ना। वैसा ही है, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी होती हैं। और किसने कहा है कि पेरेंट्स को सब कुछ आता होता है? पेरेंट्स को नहीं आता है। अब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हम पैसे तो लगा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पैसे नहीं लगाने होते हैं, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ करना होता है एक बच्चे को पालने के लिए। एक बच्चा सबसे बड़ा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इंसान होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, किसी भी पार्टनर्स की ज़िंदगी में। उसे पालना पोसना बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। लोग बस उसे पैदा करके छोड़ देते हैं, पर ये चीज़ काफ़ी नहीं है। उसे एक काबिल व्यक्ति बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये हर एक पेरेंट को करनी चाहिए। और जो पेरेंट नहीं करना चाहता उसे पेरेंट बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता, एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता, तो उसे पैदा करने का भी कोई हक़ नहीं है। क्यों कर रहे हो? क्यों एक ऐसी ज़िंदगी को दुनिया में ला रहे हो जिसे तुम्हें सही रास्ते पे ना तो लेकर आना है, ना सही चीज़ें सिखानी है, और ना ही उसे आगे बढ़ना सिखाना है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं सिखाना है। कुछ भी नहीं करना है तुम्हें उसके साथ, तो क्यों उसे ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जा रही है? हर एक चीज़ सिखाई जानी चाहिए, पेरेंट्स को उसे हर एक चीज़ बतानी चाहिए, और पेरेंटिंग भी तो सीखनी चाहिए ना। कौन बचपन से जानता है कि बच्चे को कैसे पाला जाता है? आसपास से जो देखा क्या वो सही है? नहीं ना। हमेशा वो सही हो, सही तो नहीं है। चीज़ें सीखनी होती हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमेशा पेरेंट्स सही हो ये सही नहीं है, और हमेशा बच्चे गलत हो ये भी सच नहीं है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और हर किसी ने सब कुछ सीख कर नहीं रखा है, हमें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए
पढ़ते रहो, कोर्स लेते रहो, सीखते रहो, सीखना चाहिए। थैंक यू। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में विंग जो स्टेज से नीचे उतर के आता है, साइड में ही वांग जी बैठा हुआ है जिसके ऊपर उसे नज़र रखनी थी ना, वही इंसान वांग जी विंग को यहाँ लेकर आया है। अब विंग यहाँ कैसे पहुँचा ये तो आप आगे जानेंगे। फिलहाल विंग वांग जी के पास जाके बैठ गया था और भी लोगों को बुलाया जा रहा था जिनकी स्पीचेस कराई जा रही थी। एक्चुअली ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट लेक्चर विंग ने दिया, जो कि वांग जी के कहने पर था ऑब्वियसली। अभी जो विंग था वो बस वांग जी के पास बैठा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है थैंक्स। विंग भी कहता है ओ वेलकम। और कहीं तो नहीं जाना ना, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। वांग जी विंग से कहता है मेरे पास में एक घर है, वहाँ काफ़ी सारे ओमेगास रहते हैं, तुम्हें जाना हो तुम जा सकते हो। विंग बस हामी भर देता है। उसे वैसे भी इस इंसान के रग रग से वाकिफ़ होना है। विंग को वांग जी पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है वांग जी नाटक कर रहा है, इसलिए विंग उसके हर एक चीज़ को जानना चाहता है और ये जानने के लिए उसे विंग को वांग जी के साथ रहना ही होगा। विंग को अपने साथ ले गया था वहाँ उस एक बिल्डिंग में जहाँ पर काफ़ी सारे ओमेगास थे। वांग जी से अंदर जा रहा था, वैसे वैसे सारे ओमेगास वांग जी को ग्रीट कर रहे थे। कोई उसे हेलो बोल रहा था, कोई उसे लंच का बॉक्स पकड़ा रहा था, तो कोई उसे बता रहा था कि उसके रूम में ये इस चीज़ की कमी हो गई है, वो अभी देख कर आए हैं। ऐसा लगता है सबके पास में वांग जी के रूम का एक्सेस है, जो सब लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर जा चुके हैं। ये पूरा बिल्डिंग जिसके अंदर वांग जी विंग को लेकर गया है, पूरा का पूरा बिल्डिंग वांग जी का है, जिसमें ओमेगास ही ओमेगास रहते हैं। लिटरली वहाँ सिर्फ ओमेगास थे। वांग जी विंग को अपने रूम में ले गया था, अपने अपार्टमेंट पे, जहाँ पर विंग जाकर देखता है कि वहाँ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हैं, जो कि शायद वांग जी के भाई की और उसके अंकल की होंगी, जिसमें उसका शायद ब्रदर इन लॉ भी है। विंग जब उस इंसान का एक फ़ोटो देखता है तो वो तुरंत याद करने की कोशिश करता है कि इस इंसान को उसने कहीं तो देखा है। जो एक ओमेगा वांग जी के भाई लांस जिनके पास में खड़ा था, उसे विंग ने कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है विंग को याद नहीं आ रहा है। जब विंग को वांग जी देखता है कि किस तरीके से विंग उस तस्वीर को घूरे जा रहा है जो उसके भाई और ब्रदर इन लॉ की है, तो वांग जी विंग के पास आकर कहता है इसका नाम मिंग्याओ है। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखकर कहता है हाँ। विंग कहता है, वांग जी कहता है इसका नाम मिंग्याओ है, मेरा पहला केस। विंग को याद आता है जो फाइल विंग ने पढ़ी थी, उसमें हाँ ये शख्स वांग जी का पहला केस था, जिसमें वांग जी ने इस ओमेगा का डाइवोर्स करा दिया था। अब विंग को हैरानी थी कि इस ओमेगा ने दोबारा शादी की है। विंग को तो नहीं पता। विंग को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग इस ओमेगा का इस वांग जी ने डाइवोर्स करवाया था एक अल्फ़ा के साथ में, और इसे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक एनजीओ से जुड़वा दिया था। अभी विंग को लग रहा था कि ये इंसान बहुत बड़ा फ्रॉड है, ओमेगाओं का डाइवोर्स करा के उसे अपने रिश्तेदारों के साथ में जोड़ देता है। विंग को यकीन होता जा रहा है कि वांग जी बहुत बहुत टेढ़ी खीर है, उससे उलझना और जीतना काफ़ी टफ काम होने वाला है, आसानी से विंग जीतेगा नहीं। इसके बाद विंग को उस अपार्टमेंट के रूम में वांग जी जाने के लिए कह देता है और कहता है कि उसमें ओमेगास के कपड़े हैं। विंग के दिमाग में पहला ख्याल सिर्फ किया आया ओमेगास के कपड़े हैं, इसका मतलब इस अपार्टमेंट में पहले भी कोई ओमेगा आ चुका है। विंग के सवालों को शायद उसके चेहरे से ही वांग जी ने पढ़ लिया था। तो वांग जी कहता है पूरे बिल्डिंग में ओमेगास हैं और सब लोग मेरे रूम के अंदर आ सकते हैं, तो उनके सामान और कपड़े हमेशा मेरे कमरे में पड़े रहते हैं। मेरे कमरे से मैं सामान उठा करके इसमें रख देता हूँ, तो इसमें काफ़ी सारा ओमेगास का सामान होगा और हाँ वो ख़राब नहीं है, तुम यूज़ कर सकते हो। विंग जब उस रूम के अंदर जाता है तो रूम को बहुत अच्छे से देखता है। उस रूम का कलर ब्लू था, पूरे रूम की वॉल्स को ब्लू कलर से पेंट किया गया था और सुंदर था। मतलब वो कमरा काफ़ी शांत, उसमें बहुत कम सामान रखा हुआ था लेकिन फिर भी सुकून देने वाला था। और उसमें जो एक खुशबू घुली हुई थी वो खुशबू और भी ज़्यादा प्यारी थी। वो खुशबू बहुत अलग थी, बहुत अलग, जास्मिन की खुशबू थी।
जो एक अल्फ़ा की बिल्कुल नहीं थी। विंग स्मेल करके ही बता सकता है कि ये किसी ओमेगा की स्मेल थी, लेकिन काफ़ी स्मूथ स्मेल है जास्मिन की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। विंग उस रूम के क्लोजेट को खोलता है जिसमें उसे कपड़े दिखते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के, रंग बिरंगे, अतरंगी और सीधे साधे भी। विंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा ओवर साइज़ का एक ड्रेस उठाता है, एक टी शर्ट और ट्राउज़र, और देन वो शावर लेने के लिए चला जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है वॉशरूम के अंदर, तो भी उसे बहुत सारा सामान दिखता है, मेकअप का सामान, नहाने का सामान, शैम्पू एंड ऑल, साबुन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन अरेंज्ड थी। ऐसा नहीं था कि पूरा बाथरूम एकदम फैला हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छे से क्लीन किया हुआ था उसे। विंग शावर लेते हुए इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा ना। पहले विंग ने यही चेक किया था पूरे वॉशरूम के अंदर कि कहीं पर कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ ना। फ्लावर वास के अंदर, साबुन के अंदर, सोप के अंदर, जो छोटे मोटे बॉक्स पड़े हुए थे उनके अंदर, मिरर के पीछे, सिंक के नीचे, टॉयलेट के नीचे और बाथटब के पीछे शावर के नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर एक जगह उसने अच्छे से चेक कर लिया था। डिटेक्टिव की तरह पूरा वॉशरूम छान लेने के बाद में फाइनली विंग शावर लेता है। दैन वो बाहर निकलता है और रूम को भी अच्छे से चेक करता है कि उसे कहीं कुछ भी मिलेगा क्या, कुछ दिखेगा क्या, और ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग उस रूम की ड्रॉर्स को चेक कर रहा था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ देर बाद विंग बाहर निकलता है तो देखता है कि लान वांग जी अपने अपार्टमेंट में नहीं है। विंग तब वांग जी के कमरे में चुपके से घुस जाता है। वहाँ जाकर वांग जी के कमरे को देखता है, जो कि बहुत शांत था, बिल्कुल शांत, पर इसमें सैंडलवुड की स्मेल थी, जो कि शायद वांग जी की है। वांग जी शायद अपने रूम में आने के बाद में अपनी सेंट को उतना काबू नहीं करता, उतना रोक कर नहीं रखता, इसलिए इस रूम में उसकी खुशबू फैली हुई है जो बहुत ही स्मूथ है। विंग को अच्छी लग रही है वो। विंग का मन शांत हो रहा है और उसका दिल खुश हो रहा है। वो खुशी नहीं जिसमें उत्साह होता है बहुत ज़्यादा और हम बस उछलते कूदते रहते हैं, ऐसा नहीं, शांति वाली खुशी, वो विंग को थोड़ी सी महसूस हो रही थी। पर विंग इन सारी फीलिंग्स को दरकिनारे कर कर सीधे वांग जी के रूम में छानबीन करने लगता है। उसके क्लोजेट को खोलता है, वहाँ ढूंढता है और फाइनली उसे कुछ दिखता है, एक एनवलप। विंग उसे खोलता है तो उसमें एक लेटर और एक फ़ोटो था, एक बच्चे का फ़ोटो। वो बच्चा जो विंग को पहचाना हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो फ़ोटो था उसमें। एंड देन उसमें एक लेटर था जो किसी के द्वारा शायद लिखा गया था, जिसमें से कुछ शब्द मिल गए थे लेकिन फिर भी उसे समझा जा सकता था। वो धुंधला पड़ चुका था, बहुत पुराना लेटर था शायद, जिसमें लिखा हुआ था, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज़ मेरी मदद करना। मैंने हर किसी से पूछा और सबने बस तुम्हारा नाम बताया। ये मेरा बेटा है, इसे मेरे हस्बैंड ने बेच दिया है। मैं और कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें इसे बचाना होगा। प्लीज़ इसे बचा लेना, प्लीज़। मैं और किसी से मदद नहीं मांग सकती। मैंने घर में सबको ये बोल दिया था कि ये जिंदा नहीं है, पर मेरे हस्बैंड ने इसे बेच दिया था। कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला कि ये जिंदा है, मुझे इसका फ़ोटो मिला। प्लीज़ इसे ढूंढकर मेरे पास पहुंचा देना। इसके बाद में कुछ भी नहीं था, लिटरली वहाँ पर कोई एड्रेस, किसी का नाम, कुछ भी नहीं था। बस वो एक फ़ोटो था जो एक बच्चे का था। विंग अपने फ़ोन निकालता है, उस फोटो का एक पिक्चर क्लिक करता है और उस एनवेलप को वापस से पैक करके उस क्लोजेट के अंदर रखता है। जैसे ही क्लोजेट को विंग बंद करता है, उसे वांग जी नज़र आता है। वांग जी जो वहीं पर अपने चेस्ट पर अपने हाथों को फोल्ड करके थोड़ा सा टेक लगा कर खड़ा हुआ था। विंग कहता है, तुम कब आए? वांग जी कहता है, जब तुम मेरा क्लोजेट छानबीन कर रहे थे। कुछ मिला? विंग कहता है, मैं बस कुछ देख रहा था, मैं तुम्हारा कमरा छानबीन करने नहीं आया था, और वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। मुझे जो चाहिए उसका मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ, और किसी अल्फ़ा के कमरे में तो मैं कभी भी कुछ ढूंढने के लिए नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से सीधा बाहर निकलता है। विंग जो बस अपने दिल को थाम लेता है, उसकी दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसे ज़िंदगी में पहली बार डर लगा है, वो भी इतना ज़्यादा
वो कई सारे गैंगस्टर के साथ भी ऐसे मौजूद रहा है और कई बार वो पकड़ा भी हो चुका है, लेकिन लिटरली उसे इतना ज़्यादा घबराहट कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी बहुत बड़ी चोरी उसकी मॉम ने पकड़ ली हो। ऐसा उसे लगा। लिटरली विंग डर गया था। वांग जी विंग के पीछे से आकर कहता है, तुम शांत हो गए? वांग जी जैसे ही ये बोलता है ना, विंग तुरंत मुड़ता है और कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें विंग वांग जी से टकरा जाता है। वांग जी विंग को नहीं पकड़ता, पर विंग अपने हाथों से वांग जी के नेक को ज़रूर पकड़ लेता है गिरने से बचने के लिए। विंग जब स्टेबल होता है तो वो तुरंत अपने हाथों को हटाते हुए बोलता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वांग जी कहता है, वेल तुमने मुझसे कहा था तुम्हें मुझसे कुछ सवाल करने हैं। क्या करना है? मेरा इंटरव्यू लेना है ना तुम्हें? लो और फिर निकलो। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जब विंग और वांग जी पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। जब वांग जी ने बार बार अपना हॉर्न बजाना बंद नहीं किया था तो विंग अपनी कार से निकला था इस इंसान को सबक सिखाने के लिए, और सामने वांग जी को उसने देखा था। विंग को पहली बार एक अल्फा हॉट लगा था, इतना हॉट जितना वो बता भी नहीं सकता है। वांग जी के शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले हुए थे और वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को उसकी चेस्ट दिख रही थी और उसकी मस्कुलर बॉडी भी उसे फील हो रही थी। विंग जो वांग जी से कहता है, तुम? वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वांग जी एक कदम आगे बढ़ता है, वांग जी का ऑरा जो अलग ही था, डोमिनेटिंग ऑरा था, वो विंग को अपने आगोश में भर लेता है। वांग जी नहीं, उसका ऑरा। उस ऑरा के आगोश में आने के बाद विंग जैसे स्टिफ हो गया था, जैसे जम गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर लिटरली वो खुद पर कंट्रोल करता है और एक कदम पीछे हटता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो वांग जी से डर गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अटैक करने वाला था। विंग जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब है? वांग जी अपने पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डालता है, थोड़ा टेढ़ा खड़ा होता है और अपनी कार से टिक जाता है। साथ ही वो अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए एक सरकास्टिक वे में कहता है, जियांग विशियन, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम एक जर्नलिस्ट हो। सो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ बिना किसी रीज़न के आए होगे। मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हो? विंग कहता है, अगर वी विशान को किसी के ऊपर स्पाई करना हो तो उसे बताकर बिल्कुल नहीं करेगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी जासूसी नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, दैट्स ऑल। वांग जी कहता है, इंटरेस्टिंग। तो अगर तुम्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए तो तुम्हें मुझे बदले में कुछ देना होगा। विंग को लगता है उसने तीर निशाने पे मारा है, ये इंसान सच में अच्छा नहीं है, इसे अब विंग से कुछ चाहिए। विंग कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? वांग जी कहता है, एक स्पीच। विंग पूछता है, स्पीच तुम्हारे ऑफिस में? वांग जी कहता है, मेरी यूनिवर्सिटी में, वहाँ एक स्पीच चाहिए, सो दैट चलना हो तो चलो। विंग वांग जी के साथ में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे देखना है कि इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। इसके बाद वांग जी विंग को यूनिवर्सिटी लेकर आया था, जहाँ पर विंग को पता चला था कि ये यूनिवर्सिटी लांस का है। लांस सच में काफ़ी रिच है, बहुत रिच है, और ये यूनिवर्सिटी उसके अंकल ने वांग जी के नाम पर किया है। ये भी विंग को पूछताछ करने के बाद पता चला था। एंड सब लोग वांग जी की बस तारीफ़ कर रहे थे। बच्चे भी वांग जी की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ओमेगास भी जो उस यूनिवर्सिटी में थे, वो सब लोग वांग जी की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे, जो कि विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी ओमेगा किसी अल्फ़ा की तारीफ़ करे, उसे नहीं पसंद है। बट जाने दो, वो ज़्यादा इस चीज़ में घुसेगा नहीं। एटलीस्ट वो बस इस इंसान का पर्दाफाश करना चाहता है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करेगा, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स में चाहिए होता है। उस टाइम पे विंग अपनी स्पीच वहाँ पर एंड करता है, और एंड करने के बाद तो हमें पता ही था। अब देखते हैं हम इंटरव्यू का सीन, जहाँ पर विंग और वांग जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। जहाँ पर विंग पहला सवाल करता है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है मिस्टर लान,
कि आपने ओमेगास के बारे में इतना कुछ करने के बारे में क्यों सोचा? क्या आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है? वांग जी कहता है, किसने कहा नहीं है? स्वार्थ है ना मेरा इसमें, बहुत ज़्यादा स्वार्थ है। विंग पूछ लेता है, कैसा स्वार्थ? वांग जी कहता है, मेरी माँ, ये मेरी माँ का स्वार्थ है। दरअसल उनके साथ जो कुछ हुआ ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी ज़िंदगी बहुत टफ़ रही, पर उतनी टफ़ नहीं थी। और दूसरी चीज़, जब मैंने ओमेगास की ज़िंदगी देखी तो मुझे जीना बर्दाश्त नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे ओमेगास की मदद करके जीने की एक वजह मिल गई है। मैं बस ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, चाहे वो ओमेगास हो या फिर अल्फ़ा, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ज़रूरत होनी चाहिए। विंग को ये जवाब वैलिड लगता है। विंग अपने मन में कहता है, अगर मैं एक जर्नलिस्ट नहीं होता तो इसकी बात तो मैं पक्का आ जाता। किसी सच में लोगों की चिंता है, परवाह है, पर ऐसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंग अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए वांग जी का इंटरव्यू पूरा करता है। जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तब वांग जी विंग से कहता है, सो इंटरव्यू पूरा हो गया है, तुम वापस जा सकते हो। तुम्हारे कपड़े तुम एक बैग में पैक करके वापस ले जाना, यहाँ मत डाल के जाना। विंग वांग जी की तरफ बस नैरो आइज से देखता है, लेकिन वो उस रूम में जाता है जिसमें वो शावर लेने गया था और अपने कपड़े लेकर वापस आता है। और वो वांग जी से कहता है, ये जो मैंने पहन रखे हैं मैं कल वापस कर जाऊँगा। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रख सकते हो। विंग कहता है, मैं किसी का एहसान, किसी की कोई भी चीज़, स्पेशली अल्फ़ा की, बिल्कुल नहीं लेता। मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा। वांग जी कहता है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। विंग उस रूम से बाहर निकलता है और जब वो उस बिल्डिंग के नीचे आता है तो उसे वेनिंग वहीं खड़ा मिलता है। विंग वेनिंग के पास जाता है और कहता है, बहुत टेढ़ी कीर है, बहुत टेढ़ी कीर है। इसके बारे में कुछ और डिटेल पता चली तुम्हें? वेनिंग कहता है, एक बहुत अंदर की बात पता चली है, पता नहीं अब सच है कि नहीं। विंग पूछता है, कौन सी बात? वेनिंग कहता है, एक्चुअली ये किसी को ढूंढ रहा है, किसी बच्चे को। विंग को वो तस्वीर याद आती है। विंग पूछता है, कोई फ़ोटो है उस बच्चे की? वेनिंग कहता है, नहीं। विंग अपने फ़ोन से फ़ोटो निकाल कर वेनिंग को दिखाता है कि ये है क्या? वेनिंग तुरंत कहता है, शायद यही है, क्योंकि इस इंसान के फोरहेड पर ये निशान जो एक है क्रॉस का, ऐसा ही निशान उस बच्चे के फोरहेड पर था। पूछताछ से पता चला है। वेनिंग की इन्फॉर्मेशन विंग के लिए काम आ गई। अब विंग हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेगा। वो इस इंसान का पर्दाफाश करके रहेगा कि ये चाहता क्या है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा के बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।